जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म बायोलॉजी। आज हम चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलिस। कि साइटोप्लाज्म हम किसको कहते हैं, ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं, और साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलिस का आपस में क्या लिंक है, क्या कनेक्शन है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इस दुनिया में जब भी हम किसी भी यूकैरियोटिक सेल को डिस्कस करते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर तीन कंपोनेंट हमें मस्ट देखने को मिलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड इज साइटोप्लाज्म एंड द थर्ड वन इज न्यूक्लियस। तो कोई भी यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल है, एनिमल सेल, फंजाई सेल या प्रोटिस्ट का सेल हो, कोई भी यूकैरियोटिक सेल हो, तो हमें उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मस्ट है कि हमें देखने को मिलेंगी। ये तीनों चीज़ें लाजमी प्रेजेंट होंगी। जिस तरीके से ये मैंने एक एनिमल सेल ड्रॉ किया है, एक यूकैरियोटिक सेल है, तो आपको नजर आ रहा है इसमें न्यूक्लियस भी मौजूद है, इसमें साइटोप्लाज्म भी मौजूद है, और इसके अराउंड एक बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। जबकि जब हम किसी प्रोकैरियोट की बात करते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया या आर्किया वगैरह आ जाते हैं, तो उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म ही दो मेजर कंपोनेंट हैं, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद ही नहीं होता। सो प्रोकैरियोट्स हैव टू मेजर कंपोनेंट्स एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल है, आपको उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नजर आएगी, और उसके अंदर आपको डियर स्टूडेंट्स साइटोप्लाज्म भी मस्ट नजर आएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, मेजर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है जी कि ये साइटोप्लाज्म जो है, जो कि हम देख रहे हैं कि प्रोकैरियोट के केस में भी प्रेजेंट है, इन केस ऑफ यूकैरियोट भी प्रेजेंट है, ये इसकी नेचर क्या है, ये होता क्या है। तो बेसिकली साइटोप्लाज्म एक सेमी विस्कस लिक्विड है, जिसको आप सेमी ट्रांसपेरेंट भी कह सकते हैं। अब क्या मतलब है सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट का, तो विस्कस हम कहते हैं गाढ़ेपन को। तो ये जो साइटोप्लाज्म है, जो कि यूकैरियोट में भी मौजूद है, प्रोकैरियोट में भी मौजूद है, ये हल्का सा विस्कस होता है, इसके अंदर गाढ़ापन मौजूद होता है, और इसी तरीके से सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। जिस तरह से पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जिस तरह से कांच जो होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, हल्का सा ब्लरी इमेज होता है, लेकिन सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद है जी कि लोकेशन, ये जो साइटोप्लाज्म है यूकैरियोटिक सेल के अंदर और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, इसकी लोकेशन क्या होती है। तो आपकी बुक के अंदर मेंशन है, जब हम किसी यूकैरियोटिक सेल का जिक्र करते हैं, तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इनवेल्व। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इनवेल्व के ऑल अराउंड सारा जो लिक्विड होता है वो बेसिकली साइटोप्लाज्म होता है। सो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इट इज प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इनवेल्व। जबकि जब हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं, तो उसके अंदर तो न्यूक्लियस या न्यूक्लियर इनवेल्व प्रेजेंट ही नहीं है। आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर सारा का सारा जो स्पेस है, जगह है, वो साइटोप्लाज्म ने ही घेरी हुई है। सो वी कैन से इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स बीनेथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे सारा का सारा जो लिक्विड है वो साइटोप्लाज्म ही है। सारी की सारी जो स्पेस है वो साइटोप्लाज्म ही कवर कर रहा है। तो ये तो हो गया साइटोप्लाज्म की नेचर क्या होती है, साइटोप्लाज्म जो है उसकी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में लोकेशन क्या है। ये साइटोप्लाज्म ये बना किस चीज से मिलके हुआ है, साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म एक एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है, और इसी एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस को एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज साइटोसोल। इसको हम साइटोसोल कहते हैं। ये जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट है, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट है, सेमी विस्कस या सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस।
ये खास किस्म के सब्सटेंस से मिलके बना होता है जिसको हम साइटोसोल कहते हैं, एक्वस सब्सटेंस है। और ये जो साइटोसोल है इसकी कंपोजिशन अगर हम देखें कि साइटोसोल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो डियर स्टूडेंट साइटोसोल के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है और वाटर के अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स वगैरह मौजूद होते हैं। साइटोसोल containing water have proteins, carbohydrates and lipids। इसी तरीके से इस साइटोसोल के अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी मौजूद होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो कि कंप्लीटली और पार्शली डिसॉल्व्ड होते हैं। चाहे वो यूकैरियोटिक सेल है चाहे प्रोकैरियोटिक सेल है, इन दोनों के साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर भी मौजूद होता है और वाटर के अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स होते हैं। और साथ ही इसी साइटोप्लाज्म जो कि साइटोसोल से मिलकर बना होता है, उस साइटोसोल के अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी मौजूद होते हैं जो कि कंप्लीटली या पार्शली डिसॉल्व्ड होते हैं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि अब ये जो साइटोप्लाज्म है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये जो लिक्विड है, अभी हमने बात की इन केस ऑफ यूकैरियोट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर इनवेल्व तक सारा लिक्विड साइटोप्लाज्म ही है। इसका मेन फंक्शन क्या है? और इन केस ऑफ प्रोकैरियोट सेल मेम्ब्रेन के नीचे तो सारी जगह ही साइटोप्लाज्म ने कवर की हुई है। ये साइटोप्लाज्म आखिर क्या फंक्शन परफॉर्म करवा रहा है? सो इन केस ऑफ यूकैरियोट और इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करेंगे तो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलिज मौजूद होती है। बेसिकली पहला फंक्शन इसका क्या है कि इट इज अ साइट फॉर ऑर्गेनेलिज। ये एक जगह है, साइटोप्लाज्म एक प्लेस है जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। अब यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि यूकैरियोट्स के अंदर जो है वो गोल्जी एपैरेटस भी प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट के अंदर राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी प्रेजेंट होता है, एक ट्यूबुलर नेटवर्क जो होता है। रफ भी आ जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसी तरीके से लाइसोसोम्स मौजूद होते हैं, पेरोक्सीसोम्स मौजूद होते हैं, इवन प्लांट की केस में ग्लाइऑक्सीसोम्स मौजूद होते हैं। तो ये जो सारी ऑर्गेनेलिज हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद हैं और साइटोप्लाज्म साइटोसोल से मिलकर बना हुआ है, यानी कि जिसके अंदर वाटर यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड भी मौजूद हैं और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी प्रेजेंट है। सो साइटोप्लाज्म द वेरी फर्स्ट फंक्शन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स और इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स भी। प्रोकैरियोट के केस में तो ऐसा ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं होती, इनके अंदर तो डीएनए मौजूद होता है इस तरीके से और साथ में राइबोसोम मौजूद होते हैं। ये भी इनकी ऑर्गेनेली कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि राइबोसोम्स आर सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनेली। तो प्रोकैरियोट के केस में भी साइटोप्लाज्म का काम ऑर्गेनेलिज की को ही जगह प्रोवाइड करना है, इसके अंदर ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। और इन केस ऑफ यूकैरियोट्स भी ऑर्गेनेलिज को ही अपने अंदर समोना है, ऑर्गेनेलिज को अपने अंदर रखता है ये साइटोप्लाज्म। पहला फंक्शन था इसका, इट इज़ अ साइट फॉर ऑर्गेनेलिज। अब ये ऑर्गेनेलिज क्या होती हैं इसके बारे में डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा। ऑर्गेनेलिज सेलुलर कंपोनेंट्स हैं जो कि सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म करवाती हैं। आगे हमने वन बाय वन हर ऑर्गेनेली को डिस्कस भी करना है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये राइबोसोम्स क्या होते हैं, गोल्जी एपैरेटस क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, लाइसोसोम्स क्या होते हैं। तो हर ऑर्गेनेली अपना पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर सकती है सेल के अंदर। तो हर ऑर्गेनेली जो कि अपना पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है, सेलुलर फंक्शन परफॉर्म करवा सकती है, वो ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होती है, उसका घर साइटोप्लाज्म ही होता है। नेक्स्ट है जी दूसरा फंक्शन जो कि साइटोप्लाज्म का होता है, इट इज द साइट फॉर सेलुलर रिएक्शन या सेलुलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज की ब्रेक डाउन। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा
जब भी सेलुलर रेस्पिरेशन होती है जिसके नतीजे में एटीपी एनर्जी बनती है, ये भी आगे जाके आप चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है जिसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और एटीपी एनर्जी बनती है, तो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन का फिनोमेना है ये भी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। सो डियर स्टूडेंट, दैट इज ऑल अबाउट साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलिस। अब वन बाय वन हमने साइटोप्लाज्म का तो देख लिया कि साइटोप्लाज्म की लोकेशन क्या है, साइटोप्लाज्म की नेचर क्या है, साइटोप्लाज्म जो है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करवा सकता है, साइटोप्लाज्म किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर चूंकि ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वन बाय वन आपकी बुक के अकॉर्डिंग ऑर्गेनेलिज को डिस्कस करते जाएंगे। तो जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, सारी ऑर्गेनेलिज को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कौन सी ऑर्गेनेलिज क्या फंक्शन परफॉर्म करवाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।